गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग किरण प्रकाश जी का एक नया लेक्चर लेके आए जहां हम लोग दो डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखो, इन सरल सूक्ष्मदर्शी को समझने से पहले हमें दो बातों के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात जिसे समझाना चाहता हूँ, किसी भी स्वस्थ मानव की आँख के लिए एक न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है। अब ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या होती है उसको समझिए आप लोग। जैसे अगर मैं कहूँ आपको एक बुक रीड करनी है तो आप उस बुक को बहुत ज़्यादा पास लाओगे तब भी रीड कर सकते हो। बट अगर मान लो आप उस बुक को केवल इतना सा पास ला के रीड करने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट इतना ही रीड कर पाओगे और उसके बाद आपकी आंखों में तनाव उत्पन्न होगा जिसकी वजह से आपको आंखों में दर्द या सिर दर्द होने लगेगा। तो हम कहते हैं कि एक जो यंग एज में जो पर्सन होता है उसके लिए 25 सेंटीमीटर एक आदर्श दूरी है जिसके ऊपर वो बिना आंखों को तनाव दिए अब उस बुक को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो ये 25 सेंटीमीटर उस स्वस्थ मानव की जो है वो निकटतम स्पष्ट दूरी है आपके पास, जिसपे उसको आंखों में तनाव नहीं होगा, दर्द नहीं होगा और वो सही तरीके से चीज़ों को देख पाएगा आपके यहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी है इसको कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। ये उम्र के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे अगर आपने किसी छोटे बच्चों को देखा हो जो अभी LKG UKG या फर्स्ट के अंदर पढ़ रहा हो तो आपने देखा होगा कि वो किताब को बहुत ज़्यादा पास ला के पढ़ता है, क्योंकि जब उम्र कम होती है तो ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी लगभग आपके पास 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। फिर जब वो परिपक्व होने लगता है, उसकी उम्र 15 से 30-35 के आसपास जाती है तो ये दूरी 25 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाती है। अब उम्र अगर आपकी और बढ़े, जैसे मान लीजिए आप 50-60 के हो चुके हैं, आपने अपने घरों के अंदर पिताजी को या फिर किसी ताऊ जी को या दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा होगा, वो कभी भी हमारी तरह इतना समीप नहीं रखते। वो थोड़ा क्या रखते हैं बेटा आपके पास दूर, मतलब लगभग 1 मीटर दूर आपके आसपास रख लेते हैं, या मैं बोलूँ 70-80 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं, तब उनको उस दूरी के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो हमने एक वर्ड समझा, एक होती है न्यूनतम स्पष्ट दूरी। इस न्यूनतम स्पष्ट दूरी को हम किससे दर्शाते हैं बेटा? कैपिटल डी से दर्शाते हैं। और ये एक ऐसी दूरी है जिसपे हमें स्पष्ट रूप से चीजें दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब एक दूसरी बात आपको पढ़नी है बेटा, वो है आपके पास आवर्धन क्षमता। देखो, आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर आपके पास, या मैग्निफिकेशन बोला जाता है। जैसे आवर्धित का मतलब है किसी को उतना गुना बड़ा कर देना। जैसे मान लीजिए मेरी आकृति है 5 मीटर की, या सिर्फ 5 मीटर नहीं, 5 फुट का हूँ मैं, ऐसा मान चलते हैं। अगर मेरा लंबाई 5 फुट है और मैं किसी का ऊपर मेरा प्रतिबिंब का निर्माण होता है और वो प्रतिबिंब मान लो 15 फीट का बनता है, तो आप क्या बोलोगे कि जो प्रतिबिंब है वो मेरे बिंब के आकार का 3 गुना है। जैसे मैं अगर 5 फुट का हूँ और वो 15 फीट का बन रहा है तो वो कितना गुना हो गया बेटा? 3 गुना। ये जो 3 गुना प्राप्त हुआ आपको, इस 3 गुना को ही क्या बोलते हैं बेटा? आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। और ये आवर्धन प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके बेटा? 2। पहला है कि हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाया जाता है आपके पास। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग h' से लिखते हैं, बट्टा बिंब की ऊंचाई आपके पास। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। या फिर ये होता है बेटा प्रतिबिंब की दूरी बट्टा बिंब की दूरी आपके पास। या इसका एक और सूत्र होता है प्रतिबिंब के साथ बना कोण बीटा बट्टे में बिंब के साथ बना कोण अल्फा। ये क्या है बेटा? प्रतिबिंब के साथ बना कोण बट्टे में अल्फा क्या है बेटा? बिंब के साथ बना कोण। अभी हमें आवर्धन के लिए इसी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपके पास। जब भी मैं
आपके पास सूक्ष्मदर्शी पढ़ो या सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ो आप लोग, या फिर दूरदर्शी पढ़ो। दूरदर्शी भी दो प्रकार के होंगे, अपवर्ती दूरदर्शी या फिर परावर्ती दूरदर्शी। किसी को भी स्टडी करो आप लोग, उसके अंदर आपको आवर्धन क्षमता ही ज्ञात करनी होगी। और उस आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या आप में लेंगे बेटा, बीटा बट्टे में अल्फा। अब आइए, हमें जो भी कंसेप्ट बनाना था वो हम बना चुके हैं। इसके साथ हमें पुराना एक सूत्र याद होना चाहिए, वो है बेटा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कहता है 1/x बराबर 1/v माइनस 1/u। एक बार 1 मिनट ध्यान दे बेटा, यहाँ पे हमें m बराबर क्या चाहिए बेटा, बीटा बट्टा अल्फा। सबसे पहले हम बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी आपके पास होता है, इसके अंदर हमें दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो लेंस सूत्र और एक आवर्धन क्षमता का सूत्र आपके पास। ठीक है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ो, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण हो वह स्पष्ट बने आपके पास, मतलब कि धुंधला प्रतिबिंब ना हो, स्पष्ट प्रतिबिंब हो। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लगाया जाता है, और कंसेप्ट ये है कि जो वस्तु है ना उसको सदैव हम लोग न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे रखते हैं। तो हमने क्या कहा बेटा, आपके पास ये मान लीजिए वो वस्तु है ए और बी, ये वस्तु है। वस्तु का मतलब मेरा क्या है सर, ये बिंब है, और ये मेरी आई है, आँख है मेरी, जहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, आई। एक किरण इस वस्तु से कहाँ जाएगी बेटा, आई के ऊपर जाएगी। तो वस्तु द्वारा नेत्र पे बनाया गया कोण क्या कहलाएगा सर, अल्फा। ये होगा आपके पास अल्फा कोण। यहां से हम बोलेंगे कि आपतित किरण इस ओर जा रही है, जबकि मैं नेत्र से जब वस्तु की ओर जाऊंगा तो इस आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। इसलिए ये दूरी कितनी दिखी जाएगी बेटा, -d, क्योंकि हमने वस्तु को नेत्रिका से न्यूनतम स्पष्ट दूरी के ऊपर रखा है। अब देखो आपको एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, तो हमने बोल दिया त्रिभुज हो गया ABE। इस त्रिभुज की सहायता से हम क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा का मान। अब देखो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा। अगर tan अल्फा का मान कोण में बहुत सूक्ष्म हो तो उसको क्या मान लिया जाएगा बेटा, अल्फा। यहाँ पर tan होता क्या है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है बेटा, AB। आधार का मान कितना है बेटा, -d। ये बना लेना है आपको समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 हमेशा इसी नेत्रिका त्रिभुज से प्राप्त होगा, चाहे से आप सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत प्रूफ कर रहे हो और चाहे से संयुक्त का प्रूफ कर रहे हो। अब देखिए, आपको सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उसका थोड़ा एहसास दे देता हूँ। जो सामान्य उत्तल लेंस होता है वही सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करता है। जैसे आपने अगर बचपन के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा हो, तो उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता था जिसके ऊपर ऐसा एक हत्था होता था। अब उस हत्थे से उस लेंस को हम लोग आगे पीछे करके देखते थे तो चीज़ें हमें बड़ी दिखाई पड़ती थी। या फिर आपने कोई मूवी देखी हो जहाँ पे जासूस आता हो, तो जासूसी करने के लिए उस लेंस को काम में लेता है। या फिर कभी आप सुनार के पास गए हो और वो जो हॉलमार्क गुदा हुआ होता है ना सोने के ऊपर, उसको दिखाने के लिए आपको एक लेंस देता है, वो उत्तल लेंस है। या कभी आप घड़ी साज वाले के पास गए हो, मतलब जो घड़ियों को रिपेयर करता है, तो उस घड़ियों की जो हम बोले हैं कि जो पुर्जे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको बड़ा कर देखने के लिए वो जो घड़ी साज वाला है ना, वो किसका उपयोग करता है बेटा, सामान्य उत्तल लेंस का। और ये सामान्य उत्तल लेंस ही क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए ना, ये सब सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग में लिखे जाएंगे आपके पास, तो इसको लिखना है आपके पास। अब देखो, हमें सरल सूक्ष्मदर्शी अर्थात सामान्य उत्तल लेंस को अगर सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग में लेना है तो उसके अंदर कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। अरेंजमेंट क्या करते हैं बेटा, हम एक उत्तल लेंस लेते हैं, ये उत्तल लेंस हो गया, और ये क्या बनता है बेटा, इसका मुख्य अक्ष। ये हो गया सर मुख्य अक्ष। इसका ये मान लेते हैं बेटा फोकल,
और ये मान लेते हैं इसका प्रकाशीय केंद्र कितना है सर, O। ध्यान दीजिए, अगर इसको सामान्य उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करवाना है तो आपको जो वस्तु की स्थिति है ना वो उसके फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखनी पड़ेगी। अर्थात यहाँ मुझे अपनी वस्तु रखनी पड़ेगी ए और बी। तो ये लिखना जरूरी है, जब आप इसकी व्याख्या कर रहे होंगे तो क्या लिखना बेटा आप लोग कि वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा गया। उसके बाद इससे कितनी किरणें निकलेगी बेटा, 2। एक किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर, और एक किरण कहां से गुजरेगी, इसके प्रकाशीय केंद्र से। जो किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वह किरण अपने पथ से विचलित नहीं होती, मतलब वो सीधी निकल जाती है। परंतु जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, इनको ये क्या कर देगा बेटा, अभिसारित। क्योंकि उत्तल लेंस है, इसकी प्रकृति क्या है, अभिसारी करने की, तो इसने इसको अभिसारी कर दिया। और ये कहां से गुजरेगा बेटा, इसके फोकस से। एक चीज बताओ, लेंस से गुजरने के बाद ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर। अब अगर समांतर हो गई तो आगे जाके तो कहीं काटेगी नहीं, इसलिए इनको कहां बढ़ाना बेटा, पीछे की ओर। ये बढ़ा दिया मैंने पीछे, और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें एक दूसरे को कहीं पे काटती हुई प्रतीत होगी। मान लो यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये ए डैश कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बी डैश। ये तो हमारा हो गया क्या बेटा, बिंब, और ये हो गया हमारा क्या, प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, कैसा है, सीधा, और वस्तु के पीछे बन रहा है तथा आभासी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब आप देखते हो उसकी प्रकृति कैसी है, तो कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है आपके पास। देखो वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है आपके पास। तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी का रेखा चित्र। अब ध्यान दीजिए, ये प्रकाशिक केंद्र है, कौन है, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र से हम वस्तु की ओर जाएंगे तो दूरी क्या लिखी जाएगी बेटा, u। परंतु आपतित किरण इस दिशा में है और मैं उसके विपरीत दिशा में जा रहा हूं, इसलिए क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का u। इसी प्रकार से प्रकाशिक केंद्र से कहां जाएंगे बेटा, प्रतिबिंब की ओर, तो वह दूरी क्या लिखी जाएगी बेटा, v। वहां पे भी यही बात लागू होगी कि आपतित किरण इस ओर है और मैं उसके विपरीत दिशा में हूं, इसलिए क्या लिखा जाएगा बेटा, माइनस का v आपके पास। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिबिंब है ना, ये इस प्रकाशिक केंद्र के साथ जो कोण बनाएगा उसको नाम देंगे बेटा क्या, बीटा। क्या नाम देंगे, बीटा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बीटा की गणना में कभी भी इस प्रतिबिंब दूरी वाले त्रिभुज के साथ नहीं करने वाला। चाहे से सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे से अपवर्तित दूरदर्शी हो, तीनों डेरिवेशन में इस बीटा की गणना कभी भी आप इससे नहीं करोगे, प्रतिबिंब की दूरी वाले त्रिभुज से। देखो अगर ये त्रिभुज मैं मानता हूं बीटा के लिए, तो यहाँ पे दूरी किसकी आएगी बेटा, प्रतिबिंब की। आधार प्रतिबिंब की दूरी बनेगा। सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक सूत्र बना रहे हैं और एक ऐसा स्थायी सूत्र चाहते हैं जिसमें कोई परिवर्तित राशि ना हो। ये जो प्रतिबिंब है ना, ये फिक्स नहीं है कहाँ बनेगा। अगर इस वस्तु को आप फोकस पे रख दोगे ना तो ये प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर ये प्रतिबिंब आपके पास न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर भी बन सकता है, तो इस v का मान फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं है उसके रूप में हम कभी भी सूत्र की उत्पत्ति नहीं करने वाले। इसी वजह से अब बीटा के मान की गणना करने के लिए मेरे पास एक ही त्रिभुज बच जाता है, ये छोटा वाला त्रिभुज। अब देखो इस त्रिभुज का नामकरण क्या है, ए बी ओ। तो आपको त्रिभुज क्या लेना है बेटा, ए बी ओ। इस त्रिभुज में क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, बीटा। तो हम निकालेंगे बेटा tan बीटा, और tan बीटा कोण में बहुत छोटा हो तो लगभग क्या मान लेंगे बेटा, बीटा। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, ए बी बट्टे में, आधार का मान कितना है सर, माइनस u। समीकरण नंबर 2। मुझे क्या ज्ञात करना है
सर मुझे ज्ञात करनी है आवर्धन क्षमता। हम ज्ञात करना चाहते हैं आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता को दर्शाते हैं बेटा स्मॉल m से। आवर्धन क्षमता क्या होती है बेटा? प्रतिबिंब के साथ बना कोण बटा बिंब के साथ बने कोण का अनुपात, अर्थात बीटा बटा अल्फा। ये होता है बीटा बटे में अल्फा। बीटा का मान हम प्राप्त कर चुके हैं बेटा ए बी अपॉन माइनस यू, ए बी अपॉन माइनस यू भाग आपके पास है अल्फा का मान कितना है? ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी अपॉन माइनस डी। कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, ए बी से ए बी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बट्टे के नीचे बट्टा, ये बट्टा उल्टा हो जाएगा तो डी ऊपर चला जाएगा, बट्टे में यू। तो आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र कितना हो गया? m बराबर डी बटा यू। अब इसी आवर्धन क्षमता का मान हमें दो विभिन्न स्थितियों पे प्राप्त करना है, उसको बोलते हैं बेटा केस नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, अनंत पर प्राप्त हो, अर्थात ये जो प्रतिबिंब है ना, ये कहाँ बन रहा हो? अनंत पे बन रहा हो। तो देखो v कहाँ बनना चाहिए? अनंत पर, लेकिन v का मान कैसा है सर? नेगेटिव, इसलिए लिखेंगे माइनस अनंत। यहां देखो बेटा, इसके अंदर जो u का मान है वो कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए माइनस u। और उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। आप लोगों ने लेंस सूत्र पढ़ा है, तो लेंस सूत्र के अनुसार 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। f की जगह f रख दिया, v की जगह क्या रख दो बेटा? माइनस अनंत, माइनस u की जगह क्या रखो बेटा? माइनस का u। 1/माइनस अनंत कितना होता है बेटा? 0। इसका कोई मतलब नहीं है। 1/f बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/u। अब देखो इस समीकरण को दोनों तरफ d से गुणा कर दो, तो इसको भी d से गुणा किया, इसको भी d से गुणा किया। अब देखो d/u को क्या लिख सकते हैं? m। इस d/u को अगर मैं m लिख दूंगा तो m बराबर प्राप्त होगा d/f। अर्थात आपके पास जो अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पे प्राप्त हो रहा हो, तो इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना होगा? d/f। इसका दूसरा केस क्या बनता है बेटा? हमेशा केस नंबर सेकंड, यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल D पर प्राप्त हो, अर्थात ये जो v दूरी है वो d के बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी तो यही है, लेकिन v कैसा है बेटा? नेगेटिव, इसलिए यहां लिखेंगे v बराबर माइनस डी। फिर u का मान कैसा है सर? माइनस u, और फोकस का मान यहाँ कैसा है सर? पॉजिटिव। देखो u का मान नेगेटिव है और उत्तल लेंस की फोकस हमेशा कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। फिर से क्या लगाएंगे बेटा? लेंस सूत्र कहता है 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। f की जगह प्लस f, v की जगह बेटा कितना? माइनस डी, और माइनस u की जगह माइनस u। देखो बेटा ये माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/f प्लस 1/d बराबर माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो, इस समीकरण को दोनों ओर d से गुणा कर दो। ये d से क्या कर दिया मैंने? गुणा। तो ये हो गया d/f, d/d कट के कितना हो जाएगा? 1। और यहां देखो d/u को क्या ले सकते हैं सर? m। तो ये हो जाएगी बेटा इसकी आवर्धन क्षमता m। अर्थात
अगर आपके पास अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो वहां आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, D/F+1 आपके पास। एक बार यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा, जो अगला टॉपिक है वो आपके पास क्या है, थोड़ी देर, एक मिनट। देखो बेटा, हम बात करते हैं किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ध्यान देना इस बात के ऊपर। आपने बायो लैब के अंदर जो सूक्ष्मदर्शी देखा है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, या फिर किसी मूवी के अंदर किसी साइंटिस्ट को किसी एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा हो, तो वहाँ जो वो सूक्ष्मदर्शी काम में लेता है वो कौन सा है बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। अब ध्यान देना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आकार कैसा होता है, उसमें एक बेलनाकार आकृति होती है, नीचे की तरफ एक लेंस लगा होता है और ऊपर भी एक लेंस लगा होता है, और यहाँ पर एक द्विचक्र लगा होता है जिसको घुमाकर आप इस ऊपर वाले लेंस को अंदर भी भेज सकते हो और उसको ऊपर भी निकाल सकते हो। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला लेंस है वो कैसा है बेटा, मूवेबल पार्ट है इसका, ठीक है। देखो, ये नीचे जो लेंस होता है उसके पास हम अपना वस्तु रखते हैं। मान लीजिए मुझे ब्लड सेल देखने हैं, तो एक छोटी सी कांच की पट्टी रखेंगे, उसमें ब्लड की एक बूंद रखेंगे और उसको यहाँ रख देंगे। तो ये ब्लड जो मुझे सेल देखने हैं ये हमारे लिए काम करेंगे बेटा किसका, वस्तु का। तो नीचे वस्तु रखी, वस्तु की ओर जो लेंस रखा होता है उसको बोलते हैं बेटा अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। तो नीचे वाला लेंस क्या होता है, अभिदर्शक। ऊपर में अपनी क्या लगाता हूँ बेटा, आई, नेत्रिका लगाता हूँ, इसलिए ऊपर वाले लेंस को क्या नाम दिया जाता है बेटा आपके पास, अभिनेत्री लेंस। अर्थात जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें कुल कितने लेंस होते हैं बेटा, दो, एक वस्तु की ओर और एक नेत्रिका की ओर। ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बने वो स्पष्ट बने, इसलिए हम जो वस्तु लेते हैं ए और बी, इस वस्तु को नेत्रिका से जो है आपके पास 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है, अर्थात न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे हम रखते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, डी आपके पास। अब देखो, आपतित किरण इस ओर है और वो नेत्रिका से जब वस्तु की ओर जाएगा तो उसके विपरीत जाएगा, इसलिए ये कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा आपके पास। इस बात पे ध्यान देंगे। नेत्रिका के साथ वस्तु जितना कोण बनाती है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, अल्फा। यहाँ एक त्रिभुज प्राप्त होगा ए बी ई, और इस त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे बेटा, tan अल्फा। बहुत छोटा होगा तो क्या मान लिया जाएगा बेटा इसको, अल्फा। tan क्या होता है बेटा, लंब। लंब हो गया आपके पास ए बी बट्टे में आधार, आधार का मान कितना हो गया, -d। अब देखिए ये किस तरीके से काम करता है। इसमें बेटा दो लेंस होते हैं, एक लेंस होता है वस्तु की ओर, तो ये मैंने बना दिया वस्तु की ओर। ये लेंस जो वस्तु की ओर होगा उसका आकार छोटा होगा, आकार का मतलब उसका ये जो द्वारक है वो छोटा होगा, तो ये बनता है बेटा अभिदर्शक लेंस। क्यों, क्योंकि ये वस्तु की ओर लगा है। यहां हमने बोल दिया इसका फोकल, तो वस्तु को जो है उसकी फोकल के पीछे रखा जाता है। तो ये मैंने वस्तु रख दी ए और बी। अब इस लेंस से उसका क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब। अब हम क्या करेंगे, एक किरण निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या बोल दिया, O0, और इसका फोकल कितना बोलेंगे बेटा, F0। दूसरी किरण मैंने कहां से निकाली बेटा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र बिंदु से। और जो किरण प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरती है वो अपने पथ से विचलित नहीं होती। जो किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है बेटा, समांतर, ये इनको क्या कर देगा, अभिसारित, और ये अभिसारित करेगा तो झुकाएगा।
झुकाने के बाद कहां से गुजरेगा बेटा, उसके फोकस बिंदु से। तो ये इसका फोकस कहलाएगा बेटा एफ नॉट। एफ नॉट इसलिए लिख रहा हूं, अभिदर्शक लेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है, फोकस दूरी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है बेटा, प्रकाशिक केंद्र। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वहां इसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। अब ध्यान दो, इस वस्तु का जो यहाँ प्रतिबिंब बना वो वास्तविक था, उल्टा था, परंतु छोटा है। जितना बड़ा हम इसको करना चाहते हैं उतना बड़ा भी बना नहीं है। इसी को और बड़ा या आवर्धित करने के लिए हम लोग एक द्वितीयक लेंस को काम में लेते हैं। ये लेंस का द्वारक बड़ा होता है। तो देखो इस लेंस का द्वारक कैसा है, बड़ा है, इससे बड़ा है। इधर की तरफ नेत्रिका रखी जाती है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं बेटा, अभिनेत्री लेंस बोला जाता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया OE। ये लेंस गति कर सकता है, ये लेंस आगे भी आ सकता है और ये लेंस पीछे भी जा सकता है। इस लेंस को हम एक ऐसी स्थिति पर फिक्स करते हैं कि प्रथम लेंस की जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय लेंस के लिए बिंब का काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, और ये वस्तु इसके प्रकाशिक केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में बने। इस तरीके से इसको खिसकाया जाता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। अब द्वितीय जो अभिनेत्री लेंस है इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है बेटा, ए डैश बी डैश। अब यहाँ का प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण इस वस्तु से मुख्य अक्ष से क्या आएगी बेटा, समांतर, और एक किरण इस वस्तु से कहां से गुजरेगी बेटा, इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई आपके पास। अब देखो ये किरण को क्या करेगा, अभिसारित इस प्रकार से मोड़ देगा, जहां काटेगा वो कहलाएगा बेटा क्या, इसका फोकल बिंदु। देखो ये स्थिति ठीक वही है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में बन रही थी। सरल सूक्ष्मदर्शी में भी वस्तु को कहां रखा गया था, उसके फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा गया। अब अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें तो एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर, अर्थात इधर तो हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा नहीं, तो इस किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये किरणों को मैंने कहा बढ़ाया बेटा, पीछे की ओर, और पीछे की ओर बढ़ाने पे ये एक दूसरे के एक बिंदु पे काटेगी, जहां काटेगी वहां इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये बनेगा इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब, और ये अंतिम प्रतिबिंब को हम यहां से देख रहे हैं, तो ये हमें दिखाई देगा आपके पास। तो हमें जो दिखाई देगा वो एक बड़ा प्रतिबिंब है आपके पास बेटा। कैसा प्रतिबिंब है, बड़ा, परंतु आभासी है और आपके पास उल्टा है। इसके लिए तो सीधा है लेकिन वास्तविक के लिए क्या, ये उल्टा है। अब देखो कुछ दूरियों की बात कर लेते हैं। प्रथम लेंस के लिए ये बिंब है और ये क्या है, प्रतिबिंब। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी लिखी जाएगी बेटा, वी नॉट। वी नॉट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी है। अब देखो आपतित किरण भी इस ओर जा रही है और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की ओर जाओगे तब भी उसी दिशा में जाना पड़ेगा, इसलिए ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ये इसके लिए क्या है बेटा, बिंब है, तो ये दूरी कितनी लिखी जाएगी बेटा, माइनस का यू नॉट। अब यू नॉट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बिंब दूरी है, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपतित किरण इस ओर है और मैं उसके क्या हूं बेटा, विपरीत। प्रथम लेंस का प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, तो ये इसके लिए बिंब हो गया। तो ये दूरी कितनी होगी सर, माइनस का यू ई। ई इसलिए लिखा क्योंकि आई लेंस के बिंब की दूरी है, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपतित किरण इधर जा रही है जबकि मुझे इसके विपरीत जाना पड़ रहा है, माइनस। ये क्या है बेटा, इसके लिए प्रतिबिंब। ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो जाएगा सर माइनस का वीई। ये हो गया अभिनेत्री लेंस की प्रतिबिंब दूरी, और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपतित किरण इस ओर है और मैं प्रकाशिक केंद्र से इसके क्या जा रहा हूं बेटा, विपरीत आपके पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर
ये नेत्रिका है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है और ये मेरा अंतिम प्रतिबिंब है। अंतिम प्रतिबिंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है बेटा? बीटा। अब देखो बीटा के मान की गणना करने के लिए ये त्रिभुज मेरे पास अवेलेबल है, परंतु इस त्रिभुज में जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? VE। ये प्रतिबिंब दूरी है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि डेरिवेशन में हम प्रतिबिंब दूरी के साथ गणना नहीं करते, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये अनंत भी हो सकता है, ये न्यूनतम स्पर्श दूरी पे भी जा सकता है, इसलिए इसके साथ हम बीटा नहीं निकालेंगे। इसलिए बीटा के लिए एक दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला। यहाँ पे क्या आता है? बिंब दूरी, जो कि फिक्स है, तो यहां से मैं बीटा निकालूंगा तो त्रिभुज मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? A' OE B'। त्रिभुज A' OE B' से क्या निकाल रहे हो बेटा? tan बीटा। tan बीटा बहुत छोटा होगा तो क्या मान लेंगे? बीटा। अब tan क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार। लंब का मान हो गया A' B' बटा आधार का मान कितना हो गया सर आपके पास? माइनस का यूई। एक छोटी सी बात और समझना, कितना पोर्शन दिखाई पड़ता है आपको, मैं नीचे भी लिख पाऊं, दिख जाएगा अभी तो सब कुछ। ध्यान दे बेटा, यहाँ पे मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज कौन सा सर आपके पास? एक तो ये वाला, ये हो गया बेटा कितना आपके पास? ABO0। और एक त्रिभुज दिख रहा है A', B', आपके पास। तो पहला त्रिभुज है A', B', तथा त्रिभुज ABO0। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे? इस त्रिभुज में ये कोण कितना है? 90, तो इसमें भी ये कोण कितना है? 90। पहले त्रिभुज का कोण A' बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण A के, और ये दोनों कितने हैं सर? 90 डिग्री के। इन दोनों त्रिभुज में ये क्या है बेटा? सम्मुख कोण। और आपको पता है कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इसका ये कोण का नाम क्या पड़ेगा बेटा? A' O0 B'। पहले त्रिभुज में A' O0 B' बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के A O0 B के। A0 B के आपके पास। अब ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण। आपने पढ़ा है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो वहां नियम क्या लगता है कि उन दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात उनके आधार के अनुपात के क्या होता है? बराबर। पहला त्रिभुज कौन है? A' B' O0। तो इस पहले त्रिभुज का लंब कौन है बेटा? A' B' बट्टे में दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरा त्रिभुज कौन है बेटा? AB। इन दोनों के लंब का अनुपात बराबर होगा इनके आधार के अनुपात के। पहले त्रिभुज का आधार कौन है सर? A' O0, जिसका मान कितना है? प्लस का B0। दूसरे त्रिभुज का आधार कौन है? AO0, जिसका मान कितना है? माइनस का U0। एक मान आपको ये ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात किया? इसका आंसर अभी देता हूं। देखो हमें ज्ञात क्या करनी होती है बेटा? आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र होता है बीटा बट्टे अल्फा। m बराबर बीटा का मान कितना है? A' B' माइनस का UE भाग अल्फा का मान कितना है बेटा? AB अपॉन माइनस D। कुछ कट रहा है क्या? हाँ, माइनस से माइनस, बाकी कुछ नहीं कटेगा। इसको उल्टा कर दो, m बराबर हो जाएगा A' B' बट्टा AB गुणा D बट्टा UE। देखो आवर्धन क्षमता का सूत्र पूरा हो जाए अगर मुझे A' B' अपॉन AB का मान प्राप्त हो, तो मैंने पहले ही निकाल लिया। A' B' अपॉन AB का मान कितना होता है? माइनस V0 बट्टा U0। तो m बराबर हो जाएगा माइनस के V0 बट्टा U0 D अपॉन में UE। ये मान हो गया किसका बेटा? आवर्धन क्षमता का आपके पास। अब इसी के हमें कितने केस पढ़ने हैं?
दो केस। केस नंबर फर्स्ट क्या था, यदि अंतिम प्रतिबिंब और अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण किस लेंस के लिए होता है। सर ये रहा अंतिम प्रतिबिंब और ये अंतिम प्रतिबिंब बनता है अभिनेत्री लेंस के लिए। किसके लिए, अभिनेत्री लेंस। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बने, अनंत पर, अर्थात इस VE की दूरी का मान कितना हो जाए, अनंत। सर VE कितना हो जाए, अनंत, ठीक है। बताओ U कितना है, माइनस का है, और कितना, माइनस का UE। क्योंकि अगर हम लोग अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो सभी दूरियां किसकी ली जाएगी, अभिनेत्री लेंस की ली जाएगी। तो देखो V भी अभिनेत्री लेंस का लिया, U भी अभिनेत्री लेंस का लिया, और फोकस भी किसका लेंगे सर, अभिनेत्री लेंस का। अब क्या लगाना है बेटा आप लोगों को, लेंस सूत्र। क्या कहता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस f की जगह क्या रख देंगे सर, fe। v की जगह क्या रख देंगे सर, माइनस अनंत, और u की जगह क्या रखेंगे सर, माइनस का ue। रख दिया। 1/अनंत क्या हो जाता है बेटा, 0। तो ये हो जाएगा 1/fe बराबर 1/ue, माइनस माइनस प्लस। ऐसा करो बेटा, इन दोनों को d से गुणा कर दो। इसको भी d से गुणा किया, इसको भी d से गुणा किया, तो आप लिख सकते हो m बराबर, देखो m बराबर होता है माइनस का v0 बट्टा u0, माइनस का v0 बट्टा u0 ब्रैकेट d बट्टा ue। परंतु अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त हो तो d बट्टा ue को लिखा जा सकता है d बट्टा fe, d बट्टा fe। ये आपका सूत्र हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो, अनंत पर। इसका एक और केस बनता है, वो आपको पता है क्या बनेगा, यदि केस नंबर सेकंड अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे प्राप्त हो, स्पष्ट दूरी पर बने, अर्थात ये जो VE है इसके दूरी का मान किसके बराबर हो जाए, D के बराबर। तो VE माइनस D के बराबर होगा, U का मान माइनस UE और F का मान FE। क्योंकि दूरियां किसकी ली जाएगी बेटा, अभिनेत्री लेंस की, क्योंकि किसकी बात की जा रही है, अंतिम प्रतिबिंब की। अब क्या लगाओगे बेटा, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f, f की जगह fe, 1/v, v की जगह माइनस d, माइनस 1/u, u की जगह माइनस का ue। देखो ये माइनस का है, बराबर के इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा, प्लस का। 1/fe प्लस 1/d बराबर माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब ऐसा करो, दोनों तरफ d से गुणा कर दो, d d d, ये हो जाएगा d/fe, d/d 1 बराबर d/ue। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस का v0 बट्टा u0 और d/ue। d/ue को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस d/fe, 1 प्लस d/fe। ये हो गया बेटा आवर्धन क्षमता का सूत्र जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे प्राप्त हो। अब एक और फॉर्मूला है, वो होता है बेटा आपके पास ट्यूब लंबाई। क्या होती है, या सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बोलते हैं उसको, नली की लंबाई। वो क्या है, देखो लंबाई जो है वो भौतिक राशि है और उसके मान सदैव पॉजिटिव ही होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी लंबाई 5.5 फुट है, पॉजिटिव है, क्या ऐसा बोल सकते हो कि किसी आदमी की लंबाई -2 फुट है? संभव है नहीं है। इसी प्रकार से लंबाई की बात करते हैं,
देखो नली की लंबाई का मतलब है कि दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है बेटा? नली की लंबाई कहलाती है। अब ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं सर? देखो ये L किसका योग है सर? यहां तक की दूरी क्या है? V0। ये V0 है और ये दूरी कितनी सर? UE। ये दूरी कितनी है सर? माइनस का UE। परंतु ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नली लंबाई होगी मोड ऑफ L बराबर मोड ऑफ V0 प्लस मोड ऑफ UE आपके पास। तो V0 और UE का धनात्मक मान का जो योग है वो उस सूक्ष्मदर्शी के जो नली की लंबाई है उसके क्या होगा? बराबर। ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूरा होता है। इसके बाद दो टॉपिक बचे हैं, एक तो आपके पास परावर्ती दूरदर्शी और एक अपवर्ती दूरदर्शी, वो अगले लेक्चर में मिलेगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें बेटा। थैंक यू।